अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा दोबारा कराऊं? 65। रीजनरेशन ऑफ 5G3P into 3 राइबुलोज बाइफॉस्फेट नीड डैश ATPs। अच्छा, डार्क रिएक्शन में आप देखिए तो पहले 6 PGA बनते हैं, फिर इसके बाद यहाँ ये 2-3 स्टेप्स होते हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है 6G3P में। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। PGA और G3P में क्या फ़र्क है? हाँ नहीं, एक ही नहीं है, दोनों में फॉस्फेट एक ही है, दोनों 3-3 कार्बन के हैं। किस चीज़ की पोजीशन? उसमें भी कार्बन 3 है, इसमें भी कार्बन 3 है। कहाँ से चेंज है? दोनों अल्डिहाइड है, दोनों अल्डिहाइड है। नहीं यार, ये जो G3P है ना, दिस इज द। अब मेरी एनर्जी कम थी, जब आप लोग गलती करते हैं मेरी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, अब इसलिए तो आप गलत कर रहे हैं। इधर देखिए, G3P इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ PGA। सिंपल है कि नहीं? G3P इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ PGA। ये 6 PGA में से एक PGA मॉलिक्यूल बाहर निकल आता है और ये पूछता है मुझे क्यों निकाला, तो इसको कहा जाता है कि 2 मरतबा आपको निकालेंगे तो एक ग्लूकोज बनेगा। क्लियर? तो ये 6 PGA में से अगर एक चला जाए, कितने रह जाएंगे? 6 G3P में से। दिस इज नॉट PGA, ये G3P है। अब यहाँ पे 5 G3P जब रह जाएंगे, इसको रीजनरेट करना है राइबुलोज बाइफॉस्फेट में, ये 3 होते हैं। इधर देखें, अब ये फर्क है कि इसमें एक फॉस्फेट है और इसमें 2 फॉस्फेट है, तो यहाँ इसको एक फॉस्फेट और देने के लिए ATP ऐड होता है। हमने 3 मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो 3 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 3 ADP में, तो ये 3 ATP यूज हो रहे हैं। दैट इज वाई यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास 3, ऑप्शन ए। मुझे बताएं, अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि फॉर 1 ग्लूकोज रीजनरेशन फॉर 1 ग्लूकोज, फिर कौन सा ठीक था? फिर 6 ठीक था, क्योंकि 2 मरतबा होता है डार्क रिएक्शन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। व्हेन 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, हाउ मेनी NADH2 विल बी रिड्यूस इन साइटोसोल? अच्छा, पहले तो ये NADH2 रिड्यूस नहीं, NAD रिड्यूस इनटू NAD होना चाहिए था, ठीक है? NAD रिड्यूस इनटू NADH2। गौर से देखें, एक ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 NAD ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 NADH2 में। ये कहीं पे NADH लिखा है, कहीं पे H2 लिखा है, इसको समझना जरूरी है। ये NADH है या NADH2 है? शाबाश। ये NADH2 का मतलब ये है, ये आपके पास होगा NADH प्लस और H प्लस एक अलग होगा, तो इसलिए NADH2 का मतलब ये होता है। NADH2 जो है, इसका मतलब ये है कि आपके पास NADH प्लस H प्लस ये अलग है एक, तो एक ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बन जाते हैं। यहाँ बुक में क्वेश्चन में 3 ग्लाइकोलिसिस पूछे हैं, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6 NADH2 बन जाएंगे 6 NAD से। क्लियर हो गई ये बात? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गौर से देखें। इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज लेस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन क्लोरोप्लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल अकर? अगर क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो और ऑक्सीजन ज्यादा हो, इधर गौर से देखें, आपके पास यहां राइबुलोज बाइफॉस्फेट, इसके लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है? रूबिस्को है ना, विच इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम। अब ये रूबिस्को ऑक्सीजनेज या कार्बोक्सिलेज, बोथ ऑफ दीज होता है, तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो ये कार्बोक्सिलेज हो जाएगा, और फोटो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये ऑक्सीजनेज हो जाएगा। अब आप याद रखें कि राइबुलोज बाइफॉस्फेट जो है ये दोनों को अटैच करा सकता है,
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दोनों डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो अटैच होगा। अब अगर ऑक्सीजन ज्यादा है और राइबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है तो इससे तो ग्लाइसिन बनेगा कि नहीं? नहीं, ग्लाइसिन नहीं, ग्लाइकोलेट बनेगा। क्या बनेगा? ग्लाइकोलेट। इफ द प्रोडक्ट इज ग्लाइकोलेट सो द रिएक्शन इज फोटो रिस्पायरेशन। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस होता है तो फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा स्टेबल प्रोडक्ट वो क्या होगा? पीजीए। इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद राइबुलोज बाइफॉस्फेट व्हिच रिएक्शन विल अकर? Which reaction will occur? Dark reaction. And if oxygen combine फिर क्या होगा? फिर हमारे पास photo respiration. In this case carbon dioxide is less as compared to oxygen, so photo respiration is correct. 68. In the process of photo respiration the enzyme Rubisco act as a, मुझे बताए photo respiration में enzyme PIPCO जो है उसके लिए फिर क्या होगा? अगर फोटो रिस्पायरेशन में पिपको हो तो ये पिपको ऑक्सीजनेज हो गया कार्बोक्सिलेज? नहीं, पिपको तो होता ही नहीं है क्योंकि वहां रिएक्टेंट, वहां सबस्ट्रेट तो पीईपी होता है पिपको के लिए और यहां सबस्ट्रेट क्या है? शाबाश, राइबुलोज बाइफॉस्फेट है। तो इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन ऑक्सीजनेज इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत तो तब होगा जब प्रोसेस मेंशन ना हो। Carbon dioxide fixation during dark reaction occurs in C3 plant or C4 plant? Both of these. Then what is the difference between these two fixation? शाबाश शाबाश, गुड। एक में मीजोफिल में होगा, C3 में मीजोफिल में होगा और C4 में बंडल शीट में होगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं। By the process of anaerobic respiration each pyruvic acid produce dash ATP। वाह, बड़े काबिल हो गए हैं। नन, ये घर में आप लोगों ने देखे हैं शायद। किस किस ने नहीं देखे? किस किस ने नहीं देखे? 1 2 3 4 लड़के तो खैर वो तो हम यकीन नहीं करते जो भी बोले। मुझे पता वो सच तो बोलना नहीं है और झूठ हम सुनते नहीं हैं। लड़कियां भी सच बोलती है कहीं? बिल्कुल पता है, यही एज एक्सपेक्टेड, यही नन ऑफ दिस। अगर आपसे कोई पूछे लड़कियां सच बोलती है या झूठ, आप कहें नन ऑफ दिस, समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती क्या बोल रहे हैं, सच या झूठ। अच्छा, इधर देखें मेरी तरफ, शाबाश, गौर से देखें। ये बातें बंदे को एक्सपीरियंस से पता चलती है, जिसको एक्सपीरियंस हो उसको पता होता है। अच्छा, इधर देखें, शाबाश। हमारे पास एक ग्लूकोज ये कन्वर्ट होता है पायरोविक एसिड में। अब क्वेश्चन में पूछा है कि पायरोविक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक ये कितने एटीपी देगा? तो असल में इसकी तो फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन, और ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, ये उसका अपोजिट है, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये आपको एटीपी नहीं दे सकता। द ओनली एटीपीज वो इस ग्लूकोज से पायरोविक एसिड तक जब बात आएगी तो 4 एटीपीज ये प्रिपेयर 4 बन रहे हैं, तो इसमें से 2 यूज हो जाते हैं ना, 2 यूज होते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट में, तो 2 एटीपीज इसका नेट गेन होगा। क्लियर हो गई ये बात? 2 एटीपी नेट गेन। अब इसमें 2 लिखना चाहिए या नहीं? नन ऑफ दिस क्यों ठीक है? अगर आपसे पूछा होता कि कंप्लीट एनारोबिक रिस्पायरेशन, बट यहां तो चूंकि मेंशन है क्या, तो पायरोविक एसिड की फर्मेंटेशन आपको एटीपीज नहीं देगा। नन ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर 4 शायद खत्म हो गया। 71 डैश एंजाइम और एंजाइम्स, 2 बातें हैं, is required for conversion of HIV RNA into HIV DNA। किस किस ने ऑल ऑफ दिस लिखा है? ऑल ऑफ दिस तो पूरे प्रोसेस में होगा, यहां पूरा प्रोसेस मेंशन नहीं है, यहां मेंशन है RNA into DNA, यहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेक्ट है। रीजन याद कर ले, ऑल ऑफ दिस तो पूरे प्रोसेस के लिए है ना, उसमें फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज तीनों यूज होंगे। इधर तो सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इन्फ्लुएंजा वायरस हैज डैश पीसेस ऑफ प्रोटीन, नहीं 8 नहीं ना,
ये आप रट्टा लगाएंगे, बट ऐसे P फॉर प्रोटीन, P फॉर पाइप या 5, नहीं, P फॉर प्रोटीन, P फॉर 5, ठीक है, P फॉर प्रोटीन, P फॉर 5। तो प्रोटीन के 5 पीसेस हैं। अब R से RNA, बट पता नहीं 8 किस से आते हैं पर वो फार्मूला इस पे फिट नहीं होगा। बट जब एक 5 है तो दूसरा क्या होगा, 8 होंगे ना। RNA के 8 पीसेस है और प्रोटीन के 5 पीसेस हैं। इसको आप पाइप कह सकते हैं, इजाजत है, ठीक है। मिंगा वतवायु 73 पोलियो वायरस मल्टीप्लाइज इन डिश, थ्रोट एंड इंटेस्टाइन दोनों। अब ये पोलियो वायरस की एंट्रेंस के लिए 2 अलग बातें हैं और पोलियो वायरस के मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 अलग है। एंट्रेंस नोज एंड माउथ से और फिर मल्टीप्लिकेशन थ्रोट एंड इंटेस्टाइन। कौन से इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल, शाबाश। एक पोलियो ऐसा भी है जिसमें बैक्टीरिया ये वायरस इंटेस्टाइन तक जाता ही नहीं है। पोलियो के 2 टाइप्स है ना आपकी बुक में, शाबाश। 74 पेरिट्राइकस बैक्टीरिया हैज फ्लैजेला ऑन। इसके तो मैं फार्मूले बता चुका हूं बाकायदा, बताऊं आपको। अच्छा, पेरी मतलब पूरा, क्या पेरिट्राइकस, पूरा ट्राइकस। ये 2-3 चीजें जिन्होंने नहीं नोट की वो करें, शाबाश। एक तो मैं यहाँ पे आज पाबंद खड़ा हूं, इधर उधर नहीं जा सकता। इधर देखिए, एक होता है ए ट्राइकस, तो ए स्टैंड फॉर एब्सेंस, तो इसमें फ्लैजेला नहीं होगा, ये नॉन मोटाइल होगा। दूसरा आपके पास होगा मोनोट्राइकस, तो इसमें 1 फ्लैजेला। फिर इसके बाद होगा लोपोट्राइकस, लोपोट्राइकस, तो लोपो लॉलीपॉप, ये लास्ट ईयर आया भी था। लॉलीपॉप की वो जो स्वीट होती है टॉफी, वो एक साइड पे होती है या दोनों साइड पे, एक साइड पे। तो इसलिए आप याद रखिए कि इसमें ग्रुप एट 1 एंड, इसमें ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एक एंड पे। फिर आ जाता है, इधर देखिए, एम्पी ट्राइकस। एम्पी इस तरह है ना, इधर मेरी तरफ देखें, इस एक ही भी कुछ टेल्स निकाले और इस साइड से भी, तो इसमें आपके पास असल में ग्रुप ऑफ फ्लैजेला दोनों एंड पे होंगे। आई समझ के नहीं। और फिर आखिर में होगा पेरीट्राइकस, आप इसको पूरा ट्राइकस लिख लें, ये फार्मूले याद करें, ठीक शो। लास्ट ईयर इससे ये लॉलीपॉप वाला आया था, लोपोट्राइकस का क्वेश्चन आया था। ये 5 आपने याद करने हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर 5 के थोड़े से कंसेप्चुअल इसमें मैंने दिए हैं, उसको ज़रा देखना ज़रूरी होगा। चैप्टर 5 और 6 दोनों के 7, अक्सर लोग 5, 6, 7 को इग्नोर कर देते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखें आप। क्वेश्चन नंबर 75, इफ द बैक्टीरियल सेल इज अफेक्टेड बाय अल्ट्रावायलेट रेज विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल विल ऑकर, लाइटिक या लाइसोजेनिक। अच्छा, याद रखें, ये तो सिर्फ अल्ट्रावायलेट है। कोई भी अगर एक्सटर्नल इफेक्ट बैक्टीरिया के ऊपर होगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। ये देखें, ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर ये फेज डीएनए मौजूद है, या ऐसे करें लास्ट स्टेज पे आ जाए, फेज डीएनए रिप्लिकेट हो चुका है। अब इसके इर्द गिर्द प्रोटीन बनेगा, दरवाजा बंद करो सही। इसके इर्द गिर्द जब प्रोटीन कोट बनेगा, तो ये अगर नॉर्मल कंडीशन है, यहां कैविटी होगी और 1 बाय 1 ये फेजेस जो हैं ये बाहर निकलेंगे। अब देखिए, इधर अल्ट्रावायलेट यहां से लग रहा है। अब मुझे बताएं, इसका इफेक्ट लिविंग पे होता है ना, तो इस वक्त ये इसके अंदर जो फेज है ये भी क्या है, लिविंग है ना। आप मुझे बताएं, इस अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट इस वक्त बैक्टीरिया पे होगा या बैक्टीरियोफेज पे, दोनों पे होगा ना। आसान सी बात है, इस फेज के ऊपर ये इफेक्ट इसके अंदर होगा या बाहर भी होगा, सिर्फ अंदर, क्योंकि दिस वायरस इज लिविंग ओनली इनसाइड द लिविंग। अगर मैं इसको इससे बाहर निकाल लूं, क्या ये अल्ट्रावायलेट इसको कुछ कह सकता है? नहीं। तो ये सोचता है
कि इस बैक्टीरिया की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो इस पे प्रेशर एग्जर्ट करके सेल वॉल को यहां से रप्चर कर लेता है और ये सारे फेजेस एट अ टाइम इससे बाहर निकल आते हैं। तो जब सेल वॉल डिस्ट्रॉय होता है तो बैक्टीरियल सेल की ब्रेकडाउन हो गई ना, तो दिस साइकिल इज कॉल्ड लाइटिंग। आपके बुक में पेज नंबर 111 के ऊपर जो ओल्ड बुक है उसमें एक डायग्राम के नीचे लिखा है कि लाइटिक इज कन्वर्टेड इनटू लाइसोजेनिक। इस सेंटेंस का मतलब यह है मुर्दे को जिंदा करना। सोच लें, लाइटिक में तो बैक्टीरिया खत्म हुआ ना, तो वो दोबारा लाइसोजेनिक में कैसे कन्वर्ट हो? इज इट पॉसिबल? तो इस सेंटेंस को उल्टा कर दे, मोस्ट ऑफ द साइकिल स्टार्ट एट लाइसोजेनिक बट एंड एट लाइटिक, क्योंकि बैक्टीरियोफेज को नुकसान हो सकता है क्योंकि उसके अंदर एंडोन्यूक्लियस भी पड़ा है, वो भी उसको डैमेज कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द साइकिल एंड एट लाइटिक, इसलिए उस सेंटेंस को आपने लिखना होगा लाइसोजेनिक इज कन्वर्टेड इनटू लाइटिक। उसको उल्टा कर लें। हाँ, क्या मसला है बताएं? किस चीज में? और भाई बैक्टीरियोफेज जो है वायरस, एवरी वायरस, दिस रिमेन लिविंग इनसाइड द लिविंग एंड आउटसाइड द लिविंग वो क्या होता है? नॉन लिविंग। आप इस चेयर के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज लगाएं, कोई फर्क होगा? नहीं होगा कुछ। बैक्टीरिया तो आउटसाइड नॉन लिविंग होता है ना, इसलिए तो हम कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पे है। मुझे बताएं, बैक्टीरिया में डीएनए एंड आरएनए दोनों होंगे? दो, कौन सा ठीक है, डीएनए एंड आरएनए या डीएनए आर आरएनए? आर आरएनए। याद रखिए, जिस भी क्रिएचर के लिए आपने डीएनए एंड आरएनए लिख लिया वो लिविंग बन जाएगा, बिकॉज डीएनए उसको इंफॉर्मेशन देगा और आरएनए उस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनाएगा। एंड द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्चुअली कॉल्ड लाइफ। एबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड लाइफ। बहुत सारे स्टूडेंट को लाइफ की डिफिनीशन नहीं आती। आप लोग को आती है डिफिनीशन? दो बातें हैं, कभी खुशी कभी गम। दिस इज कॉल्ड लाइफ। द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड लाइफ। ये फलसफा है, इसको छोड़ें। असल बात क्या है? असल बात जो है वो है बायोलॉजी के लिहाज से एबिलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी क्रिएचर प्रोटीन खुद बनाता है, जिसमें सेंट्रल डॉगमा का कंसेप्ट हो, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो, एक और तरह से इसको डिफाइन करें तो द एक्टिविटी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इज कॉल्ड लाइफ। तीनों आरएनएस एक्टिवेट होंगे तो प्रोटीन बनेगा कि नहीं? इसलिए उसको फिर लाइफ कहते हैं। 76 Which group of bacteria contain atrichous bacteria? हाँ, कॉक्सी बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें डिप्लो और स्ट्रिप्टो का कंसेप्ट होगा। डिप्लो और स्ट्रिप्टो, डिप्लो जब पेयर बन जाता है, स्ट्रिप्टो जब चेन बन जाता है, तो इसमें होगा कि नहीं? आप इन 3 बैक्टीरियाज में एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट याद कर लें। मेरी तरफ गौर से देखिए। एक आपके पास है ये कॉक्सी बैक्टीरिया, जो इसको जैसे भी प्रोनाउंस करता है करें, पाबंदी नहीं है बायोलॉजी में। और एक है बैसिलस। ये क्या है? अलग अजीब अजीब नाम स्टूडेंट्स लेते हैं। एक है बैसिलस बैक्टीरिया और तीसरा आपके पास है स्पाइरेला, ठीक है। ये नॉन मोटाइल है, बुक में लिखा है ना नॉन मोटाइल। तो एट्राइकस हुआ कि नहीं? और इसमें पेयर भी बनता है और चेन भी बनता है, डिप्लो और स्ट्रिप्टो है। इस बैसिलस में भी ये है, बट स्पाइरेला विल रिमेन क्या? स्पाइरेला विल रिमेन क्या? ये बस वही होगा, ये बस वही होगा। हाँ हाँ, ये आपकी तरह है, मेरी तरह भी है, मेरी तरह भी। हाँ हम सब एक हैं, एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर। चले आगे देखिए ज़रा। 78 अच्छा 77 CH3 इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, बस ये तो आसान था। एल्पर सिंड्रोम इज काज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल और इन्फेक्शियस प्रोटीन। तो इसको क्या कहते हैं? वायराइड या प्रियान? पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रियान, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रियान। प्रियान का केमिकल नेचर क्या होगा? प्रोटीन होगा, इन्फेक्शियस प्रोटीन। ये एबनॉर्मल होगा, क्या होगा? एबनॉर्मल प्रोटीन होगा।
क्या ये नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम का, जिसमें लॉज ऑफ मोटर कंट्रोल होता है, डिमेंशिया हो जाता है, को पैरालिसिस होती है कुछ मसल्स की। डिमेंशिया जानते हैं? डिमेंशिया क्या होता है? लेवनेशी। और हाँ, और मोटर कंट्रोल लॉस हो जाता है, इफेक्ट शो नहीं होता। तो ये एल्पर सिंड्रोम प्रियान की वजह से काज होता है। दिस में भी हेरिटेबल, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो सकता है, या बॉडी में कोई नॉर्मल प्रोटीन पड़ा है और अगर नर्वस सिस्टम का वो जीन एबनॉर्मल हो गया तो वो उस प्रोटीन को एबनॉर्मल कर देगा। वो एबनॉर्मल प्रोटीन जो है वो डिफरेंट नर्व्स के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम काज होगा, एल्पर सिंड्रोम। आप लोग सिंड्रोम जानते हैं? डिफाइन सिंड्रोम। हाँ, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिजीज। तोबा। कल को आप लोग ऐसे करेंगे, एक पेशेंट बैठा होगा, आप लोग ऐसे वो लिखेंगे इसको ये फला इन्फेक्शन हुआ है, नहीं 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 फला डिजीज हुआ है, फिर कहेंगे नहीं डिजीज हटा इन्फेक्शन कहते हैं इसको। पहले शाबाश, ताए पाकिस्तान न किसा रोक का डिजीज बड़ी बीमारी को कहते हैं और इन्फेक्शन तोबा। इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन होता है, डिजीज डिजीज होता है। नहीं नहीं नहीं, ये करेक्ट डेफिनेशंस बताएं मुझे कुछ। हाँ क्या होता है? दे मतलब दादी दे मतलब दादी इंसान दा सीधी लगे बनिया दम। मेरी बात सुने नालायको, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बस सिर्फ सुन ले, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट होना चाहिए। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर हो जाए इसको इन्फेक्शन कहते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर हुआ इसको, मुझे बताएं क्या जरूरी है कि ये हार्मफुल होगा? सपोज रात को गले में खारिश हो रही है, सुबह उठ के खुद ब खुद ठीक हो जाता है, वो क्यों? इम्यून सिस्टम नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इन्फेक्शियस एजेंट आपको नुकसान पहुंचाए। अब लिख ले अपने पास, द डेवलप फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड डिजीज। द डेवलप फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड डिजीज। ये भी काफ़ी नहीं है, इससे आपको समझ नहीं आएगी। मेरी बात सुने, व्हेन दिस इन्फेक्शियस एजेंट हार्म द बॉडी एंड सम सिम्टम्स अपीयर, दिस इज नाउ कॉल्ड डिजीज। जब ये इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी को नुकसान पहुंचाए इसको फिर क्या कहेंगे? डिजीज। इसकी एक लंबी कहानी है, इधर इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सुनाऊं कि डिजीज, इन्फेक्शन, सिंड्रोम, डिसऑर्डर, ड्रग्स, मेडिसिन्स, एंटीजन, एंटीबॉडीज, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, कंसेप्ट्स हैं। चले मुझे बताएं द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। क्या होता है? ये क्या हो रहा है? बंद करो द कुंडा का गेट। जब मेडिसिन एक्सेस ले तो वो ड्रग हो जाता है। अगर आप सोचे एक बंदे की पूरी फैमिली मेडिसिन में हो, उसको नहीं पता होता तो और क्या लोग क्या कहेंगे फिर? बहुत बुरी बात है। हाँ, ड्रग में लीगल और इलीगल। अच्छा, हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है जो फ्लाईओवर के नीचे बैठ के यूज कर रहे हैं उसको ड्रग कहते हैं। आपने सिर्फ ये देखा है। मेरी बात याद रखिए, बहुत आसान है। वो केमिकल जिससे मेडिसिन बनता है उसको ड्रग कहते हैं। वो केमिकल जिससे मेडिसिन बनता है उसको ड्रग कहते हैं। बट एक चीज याद रखिए, मेडिसिन आर टेकन ओरली, ठीक है, और ड्रग्स जो है इसको ज्यादा क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। व्हाट इज डिसऑर्डर? है, बिल्कुल है। मेडिसिन में ही तो ड्रग होता है ना, मेडिसिन के अंदर ही तो ड्रग है, वो केमिकल। मुझे बताएं ये डिसऑर्डर फिर क्या होगा? जल्दी करें, आगे एमसीक्यूज रह गए हैं। डिसऑर्डर क्या होगा? हाँ, जब एक डिजीज कोई स्ट्रक्चरल फिजिकल इफेक्ट काज करे, फिजिकल ट्रॉमा, कोई चेंजेस आ जाए उसमें, स्ट्रक्चरल डिसेबिलिटी इज कॉल्ड डिसऑर्डर। जब किसी डिजीज की वजह से स्ट्रक्चरल डिसेबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं? डिसऑर्डर कहा जाता है उसको। और सिंड्रोम तो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस होगा। बताएं नंबर 79। What happened to oxygen in electron transport chain in respiration?
reduced to water because oxygen is the final electron acceptor in case of respiratory electron transport chain. Virus replicate within host cell. This character show its shabash replication contain DNA or RNA or disease causing, contain genome hereditary material. These things are living characters. और इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है इसमें, और दिस कैन बी स्टोर एज ए केमिकल. ये वो है सेंसेस नहीं है. ये सारी चीज़ें इसके कौन से कैरेक्टर्स हैं? ये नॉन लिविंग. क्या वो उसको कहते हैं, उसको इसको कहते हैं, आई समझ. फॉर कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ HIV विद इन होस्ट. हाँ, दो तरह की क्वेश्चन डिफरेंट है ना. इससे पहले आया था कन्वर्जन और अब इसमें कंप्लीट साइकिल. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एल्पर सिंड्रोम एक्सेप्ट. हाँ, इन्फेक्शन ऑफ लिवर इसमें नहीं होता. अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग वो होते जा रहे हैं, डॉक्टर बनने के करीब है. बस ऐसे ना हो बनते बनते रह जाए. हाँ, अल्लाह जी पकी तरक्की देगी. और सोचो का चिदा दुआ हो कब दुआ हो. चले आगे देखिए, शाबाश. विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज नॉट कास्ड बाय वायरस. हेपेटाइटिस डी कौन कास्ट करता है इसको? वायराइड कास्ट करता है. मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं. मैं आपको बता रहा हूं हेपेटाइटिस ए और सी ये RNA वायरस है, क्या है? और हेपेटाइटिस बी क्या है? चले मुझे बताएं, इन चारों में से कौन सा DNA, इन चारों में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस, उसमें DNA या RNA कोई भी नहीं होगा. देखिए ABCD चारों में से कौन सा वायरस जो है उसमें DNA या RNA कोई भी नहीं होगा. यार वो तो खुद RNA है, वो तो खुद RNA है, वायराइड. अब आप एक MCQ लिखें, एक MCQ लिखें, देखते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएं तो. विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस इज RNA वायरस. ऑप्शन सुनेंगे तो फिर आंसर दे, ठीक है? ये देखिए, ये वीडियो चल रही है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं? चले बताएं मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस इज RNA कंटेनिंग वायरस. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में मतलब हेपेटाइटिस ए. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. कौन सा RNA कंटेनिंग वायरस है? सबर करें. ऑप्शन ई ऑल एक्सेप्ट सी. नहीं, ऑल एक्सेप्ट बी. ये ठीक है ना? ये भी गलत है. खुदा के बंदो, वो तो जो डी है ना, डी वो तो वायरस है ही नहीं, वो वायरस नहीं है. ये जिस तरीके से बात बता रहा हूं इसको समझे, जहन में रखे, तो आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आइटम है तो सॉल्व कर पाएंगे. इधर देखे मेरी तरफ, ये आपके पास हेपेटाइटिस ए, बी, सी ये तीनों वायरस है और ये डी तो वायरस नहीं है. चाहे अब इसमें RNA है या जो भी है, RNA तो ये है बट वायरस नहीं है. क्वेश्चन में पूछा है विच वन इज RNA कंटेनिंग वायरस, तो ऑप्शन ए एंड सी ये ठीक है. और अगर आप लिखे कि ऑल एक्सेप्ट बी तो उसमें तो फिर डी भी आ जाएगा, तो डी तो वायरस नहीं है. बहुत फर्क है. वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल. वायरस क्या होगा? मतलब न्यूक्लिक एसिड, दोनों में से कोई एक, DNA या RNA, और उसके साथ प्रोटीन होगा. और वायराइड सिर्फ RNA है, उसमें प्रोटीन नहीं है. ये आपके बुक में भी लिखा है दैट इन्फेक्शियस RNA विदाउट प्रोटीन इज कॉल्ड वायराइड एंड इन्फेक्शियस प्रोटीन विदाउट जीनोम इज कॉल्ड प्रियान. तो प्रियान और वायराइड जो है ये वायरस से भी स्मॉलर इन्फेक्शियस है, बट ये इन्फेक्शियस
पार्टिकल है, इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स है, इसको आप लिविंग और नॉन लिविंग में नहीं ला सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन पूछने लगा, पूछूं? थोड़ा सा और मुश्किल होगा। एक वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है ना, तो उसको हम लिविंग कंसिडर करते हैं कि नहीं? लिखे एमसीक्यू, ये पॉइंट जहन में रखिए और एमसीक्यू लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लिविंग इनसाइड द लिविंग होस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लिविंग इनसाइड द लिविंग होस्ट? शाबाश, मैं कल बता चुका हूं, इन एमसीक्यू से ज्यादा फोकस पॉइंट्स पे करें जो बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर लिविंग इनसाइड द लिविंग होस्ट? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायराइड, ऑप्शन डी ए एंड बी, ऑप्शन ई ऑल ए बी सी। बैक्टीरिया तो जहां भी हो लिविंग होगा, वायरस अगर होस्ट में चला जाए तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए बी या ऑल? कौन सा ठीक है? हाँ, द कमाम खबर कोला, कौन सा ठीक है? ए बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल नहीं, क्योंकि वायराइड अगर लिविंग के अंदर हो या बाहर, वो तो एक पार्टिकल है, वो तो एक मॉलिक्यूल है। शाबाश, तो ए बी इज करेक्ट ऑप्शन। कुछ सिर्फ आरएनए होगा और कुछ नहीं होगा, कुछ और कुछ भी नहीं है। सर आरएनए होता वायु, वो इन्फेक्शियस आरएनए होता वायु, वो भी पार्टिकल, वो भी पार्टिकल है। हाँ, इन्फेक्शियस ये क्यों होता है? इस वजह से कि ये एबनॉर्मल जीन इसको कोड करता है, एबनॉर्मल जीन कोड करता है। बंद करें ये फोन, ये क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर बताएं, शाबाश, टाइम नहीं है। हाँ, 84। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी इज 2 to 20, 4 to 20, 4 to 20। ऑप्शन बी में 2 की जगह 4 होना चाहिए। वैसे अगर ना हो ईटा में ऐसे एमसीक्यू आ जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ, फिर 2 to 20 होगा, बट वो उसकी मैक्सिमम की तरफ देख लें, वो 20 ही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा गौर से देखें। ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। लोग समझने लगते हैं H2O और H2S का डिफरेंस है, वो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब दोनों में जो कॉमन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। दूसरा पेपर आगा सालिम तो हुआ लिखी ऊपर। क्वेश्चन नंबर 86, गौर से देखिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 86, आर्किया एंड बैक्टीरिया आर सिमिलर इन सेल वॉल, राइबोसोमल आरएनए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन और ऑटोट्रॉपी। ऑटोट्रॉपी में सिमिलर है, ये बाकी तीनों जो है इसमें क्या होंगे? डिफरेंसेस होंगे। देख लें, सेल वॉल कंपोजिशन आर्किया में पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं है, और राइबोसोमल आरएनए उसमें सीक्वेंस यूनिक है, और केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन उसमें फास्फोलिपिड नहीं है, उसके बाइलेयर में फास्फोलिपिड नहीं है। तो ऑप्शन डी ऑटोट्रॉपी इज करेक्ट ऑप्शन। गौर से देखिए, शाबाश। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट इन आर्किया एंड बैक्टीरिया? कौन सा इसमें डिफरेंट होगा? लिपिड डिफरेंट होगा जी, लिपिड डिफरेंट। अगर यहां पे न्यूक्लिक एसिड होता तो उसमें याद रखिए कि सीक्वेंस डिफरेंट है, दोनों में राइबोसोमल आरएनए है ना, तो उस आरएनए का सिर्फ क्या डिफरेंट है? सीक्वेंस। नेचर तो सेम है, तो मेन जो डिफरेंसेस है वो लिपिड में होंगे, क्योंकि फास्फोलिपिड इसका चेंज होता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला इन एम्फीट्राइकस इज, कौन सा होगा? बोथ साइड पे। एम्फीट्राइकस जो है इसमें बोथ साइड पे फ्लैजेला होंगे। बताएं, बोथ साइड पे एक एक होगा या ग्रुप? ग्रुप होगा, ग्रुप। ये देखिए, ये ग्रुप है। नोटोरियस पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इज
आप जानते हैं नोटोरियस पैरासाइट जो मशहूर होता है, बदनाम होता है, जो बदनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब जो आगे 2-3 क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस कैलकुलेशंस अक्सर आ जाते हैं। गौर से मेरी बात सुने। इफ बाइनरी फिशन टेक्स 20 मिनट, एक पॉइंट तो आपको मिल गया है कि बाइनरी फिशन कितने टाइम में होता है, 20 मिनट में होता है। आफ्टर 100 मिनट्स व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर। बस पहले फार्मूला लिख ले 2 पावर n और लिखे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स। 2 पावर n और लिखे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स। लिख लिया है? अब ये 100 मिनट में कितने डिविजन्स होंगे? 5 डिविजन्स होंगे ना, क्योंकि 20 मिनट में एक हो रहा है। तो ये 100 मिनट में जब 5 डिवीजन होंगे तो 2 के ऊपर पावर क्या आएगा? 5। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? शाबाश, 32 इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग 2 मिनट सब्र करें और मैं अभी 5 मिनट में आता हूं। इसको भी